हेलो बच्चों, मेरा नाम धर्मेंद्र फल्डोदा है। कल हमने पार्ट 1 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किए थे। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिजिक्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सोलेनोइड के अंदर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसी परिनालिका के अंदर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर परिनालिका का एक डायग्राम बनाना होगा। नंबर ऑफ टर्न्स जो है हम उसके अंदर n रख देंगे। यहां पर मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास n है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया को हम a ले लेंगे और इस सोलेनोइड की जो लेंथ है, परिनालिका की जो लंबाई है, उसको l ले लेंगे। अगर मान लो इसके अंदर जो हमारा करंट है वो इस तरीके से चल रहा है, अगर इसके अंदर करंट, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस साइड में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस हिसाब से चलने वाला है। अब इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले एम्पियर लूप एक मानना पड़ेगा और हम एक स्क्वायर एम्पियर लूप यहां पर एक मान लेते हैं, जिसकी डायरेक्शन होगी P से Q, Q से R और R से S। अब हम इसके अंदर एक एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, एम्पियर के लूप का नियम लगाएंगे। तो एम्पियर का जो लूप नियम कहता है कि जो B डॉट dl होगा, जो B डॉट dl होगा वो हमारा म्यू नॉट समेशन I के इक्वल होगा। अब यहां पर टोटल अगर आप इस लूप के अंदर पोर्शन देखो, मान लो इस एक पोर्शन की लेंथ x है तो सबकी x होगी। हम स्क्वायर लूप इसको ले रहे हैं तो इसको टोटल 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसी B डॉट dl को हमें 4 बार यहां पर लिखना पड़ेगा, B डॉट dl। तो इसको 4 बार हमने लिख दिया और लास्ट के अंदर इक्वल में आपका वही चलेगा, म्यू नॉट समेशन I। अब ये वाला जो पाथ है P से Q चूज कर लेंगे, यहां पर Q से R हो जाएगा, यहां पर R से S हो जाएगा और लास्ट में S से वापस P हो जाएगा। अब B डॉट dl को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारा आएगा B dl cos थीटा, यानी थीटा B और dl के बीच का एंगल होगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं B की डायरेक्शन इधर है, dl की डायरेक्शन भी इधर है, तो यहां थीटा 0 आने वाला है। दूसरे QR के अंदर मैं देखूं तो हमारे पास dl की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ है, तो थीटा 90 रहेगा, तो cos 90 0 हो जाएगा। RS ये सोलेनोइड के बाहर आ जाता है, परिनालिका के बाहर आ जाएगा, तो परिनालिका के बाहर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र ही 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका 0 हो गया। ये थीटा 90 होने के कारण 0 हो गया। और आप S से P जाओगे, वापस यहां पर आओगे तो अगेन एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास केवल एक ही पोर्शन बचेगा B डॉट dl और उसको एक्सपेंड कर देंगे तो B dl cos थीटा और ये हमारा रहेगा P से Q और इसको हमें म्यू नॉट समेशन I के बराबर करना है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा B इस तरफ है, dl भी इस तरफ है, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 आ जाएगी, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास केवल B dl हमारा बचेगा। इसमें से हम अगर B को बाहर ले लें तो हमारे पास यहां पर dl रहेगा, यहां हो जाएगा म्यू नॉट समेशन I। अब जो dl जो लेंथ है, P से Q जो लेंथ है उसको हमने x माना है, तो इस dl की जगह हमारे पास आ जाएगा x, यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट। अब हमको यहां पर करंट लिखना है। अब इस लूप के अंदर हमारा टोटल कितना करंट आ रहा है, जैसे यहां करंट आई है, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है। अगर टोटल लूप है हमारे पास तो इसमें टोटल जो करंट आएगा वो हमारा आ जाएगा NI। लेकिन NI जो करंट होगा वो टोटल लेंथ L में होगा, यानी अगर हमारे पास L लेंथ है तो उसके अंदर जो करंट होने वाला है वो हमारे पास रहने वाला है NI। अगर मैं यूनिट लेंथ के अंदर करंट निकालूं तो ये आ जाएगा N/LI और हमें X लेंथ के अंदर यानी इस लूप के अंदर आपको करंट निकालना है,
तो x लेंथ में निकालूंगा करंट, तो n अपॉन एल आई, ये हमारा x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ समेशन i की वैल्यू जैसे ही मैं रखूंगा n अपॉन एल आई एक्स, तो हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन एल को हम स्मॉल n भी लिख सकते हैं। यूनिट लेंथ पर जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसको स्मॉल n से लिखा जाएगा और ये I बचेगा। तो किसी भी सोलेनोइड के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई होती है। दूसरा तरीका, कई बार हम भूल जाते हैं पूरा प्रोसीजर, तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको केवल इसका एंड रिजल्ट याद रखना है। एंड रिजल्ट हमारे पास जैसे है म्यू नॉट एन आई, अभी तो हम ऊपर से उसको सोल्व करते आ रहे थे, अब एंड रिजल्ट जो होगा हमारा सीधा लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर b इक्वल टू म्यू नॉट, हम n की जगह वापस से, हमें पता है n की जगह n अपॉन एल आएगा, i आएगा, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा b। जो x वैल्यू होगी वो हमेशा लेंथ होगी, तो ये dl की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट, और यहां पर हम लिख देंगे समेशन i, यानी समेशन i की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अब इस पोजीशन में आपको समेशन i की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक आप काम में ले सकते हो अगर आपको याद ना हो। उससे आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और है हमारे पास। अगर कोई दो करंट कैरिंग वायर है, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है जिनके बीच की डिस्टेंस आपको d दे रखी है, और इस वायर के अंदर मान लो इसके अंदर करंट आपका चल रहा है I1 और इसके अंदर करंट चल रहा है I2, और आपको बोले कि इस वायर के यूनिट लेंथ पर फोर्स निकालो, इस तार की एकांक लंबाई पर आपको क्या निकालना है, बल निकालना है। तो मान लो इस वायर की जो लेंथ है वो हमारे पास L1 है, और इस वायर की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, L2 है। तो हमें पता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है जिसके अंदर धारा चलती है, धारावाही चालक होता है, उस पर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, मान लो ये पहला वायर है हमारे पास, तो इस पर फोर्स F1 मान लिया, और दूसरा जो वायर है उस पर हमारा फोर्स है वो F2 मान लिया। अब अगर मैं F का फॉर्मूला लिखूं तो हमें पता है जो फॉर्मूला होगा हमारे लिए होगा ILB साइन थीटा, ये हमारे बीच फॉर्मूला रहेगा। अगर मैं फर्स्ट वाला फोर्स लिख रहा हूं तो करंट भी उसी वायर का लिखा जाएगा। अगर मैं फोर्स पहले वाले वायर पर निकालना चाह रहा हूं तो करंट ये रहेगा, लेंथ उसी वायर की रहेगी, लेंथ इसकी L1, लेकिन आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो सेकंड वायर का हमेशा लिखा जाएगा। साइन थीटा, ये जो थीटा एंगल होगा वो आपका एंगल होगा L1 और B2 के बीच का एंगल, और L1 की डायरेक्शन वही होती है जो I की डायरेक्शन होती है। तो हम देखते हैं कि I तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं B2 यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, तो हम अपने थंब को इस करंट की डायरेक्शन में रखें तो इस तरफ तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनसाइड होगा, और इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ आएगा। अगर सोचो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है और करंट ऊपर है, तो दोनों में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F1, ये हो जाएगा I1 L1 B2, और यहाँ पर साइन 90। अब जो साइन 90 की जो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो साइन 90 की वैल्यू रहेगी 1। अब हमारा केवल और केवल काम है कि इस B2 की वैल्यू को निकालना। अब इस B2 की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, तो अब जो B2 लिखा जाएगा वो यहां पर लिखा जाएगा सेकेंड वायर के कारण, क्योंकि हम इस वायर की बात कर रहे हैं, इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है लेकिन वायर 2 के कारण देखना है। तो अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाऊं, इसके अंदर ये करंट I2 है और ये डिस्टेंस D है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमारे पास एक डेरिवेशन था इनफाइनाइट वायर का जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ठीक है। और अगर डिस्टेंस D दे रखी है तो डिस्टेंस यहाँ पर D ले लेंगे। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर B की वैल्यू रख रहा हूं तो इस वैल्यू को इस तरीके से रखा जाएगा, म्यू नॉट I, डिस्टेंस हमारे पास D है तो D लिख लेंगे,
और जो करंट चल रहा है सेकंड वायर में, इसी करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो यहाँ पर I2 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है L1 उसको इसके F1 के नीचे लेके आएंगे। इससे क्या होगा, यूनिट लेंथ का फोर्स निकलेगा, एकांक लंबाई का बल आपके पास निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा म्यू नॉट, यहाँ पर रहेगा I1 I2 2 पाई d। अब सेम टू सेम अगर आप F2 अपॉन L2 निकालोगे इसी मेथड से, तो भी ये रिजल्ट आपका सेम रहना चाहिए और यही आपको प्रूव करके बताना होगा। जैसे अगर मैं F2 के लिए यही सेम करके करूं तो देखो, जैसे सेकंड वाले के लिए अगर फोर्स निकालूं तो फॉर्मूला वही रहेगा ILB साइन, और थीटा की जगह हमें पता है 90 डिग्री आएगा। सेकंड वाला वायर है तो करंट भी सेकंड वाला, लेंथ भी सेकंड वाला, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपको पहले वायर का लिखना पड़ेगा। तो F2 इक्वल टू ये हो जाएगा I2 L2। अब इस B का फॉर्मूला वापस लिखोगे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। साइन 90 हमारा 1 हो जाएगा, और 1 है तो ये करंट 1 वाला हो जाएगा। अगेन L2 को आप नीचे लाओगे तो F2 अपॉन L2 ये रहेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। अब हम देख पा रहे हैं कि पहले भी यूनिट लेंथ पर जो फोर्स आया था वो यही आया था, अभी भी यही आएगा। तो आपको यही चीज इसके अंदर प्रूव करनी है। प्लस इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा पूछी जाती है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं और MCQ के अंदर भी आपसे पूछ सकते हैं। वो क्या पूछेगा कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट अगर चल रहा है, यहाँ I2 चल रहा है, यहाँ पर I1 चल रहा है, ये फोर्स यहाँ पर F1 है, यहाँ पर फोर्स F2 है, तो इसमें अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो आपको एक तरीका सिखाया गया है कि ऐसे देखो, दोनों में डायरेक्शन सेम है, अगर चार्ज सेम होते तो क्या होता, चार्ज सेम होते तो क्या होता, चार्ज जैसे ही सेम होता तो रिपल्सन लगता, प्रतिकर्षण लगता। तो जस्ट उसका करंट के केस में उल्टा सोचना है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या लगने वाला है, अट्रैक्शन लगने वाला है, यानी आकर्षण बल लगने वाला है। और जैसे ही मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा, जो अट्रैक्शन लगेगा वो रिपल्सन फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे पूछा जाता है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि किसी भी डाइपोल के कारण, किसी भी डाइपोल के कारण, यहां पर माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, किसी भी डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना है एक द्विध्रुव के कारण, जिसका सेंटर पॉइंट मान लो कुछ O है, ये डिस्टेंस हमारे पास A है, ये A है, और आपको बोला है कि R थीटा पोजीशन पर, जो लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की वो भी इसी हिसाब से रहेगी कि एक पॉइंट P रहेगा, ब्रैकेट में R थीटा लिख देंगे, इसी पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव आपको इसके अंदर क्या करना है, निकालना है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, तो सिंपल KQ अपॉन R करके हमको ऐड करना होगा। दो चार्ज है तो दो पोटेंशियल इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं यहां पर बात करूं कि P पर हमको पोटेंशियल निकालना है या विद्युत विभव हमको निकालना है, तो सबसे पहले K, सबसे पहले हमारे पास जो चार्ज है वो लिखेंगे -Q। अब ये हमेशा जब भी हमारे पास पोटेंशियल होगा, विभव होगा, तो चार्ज को साइन के साथ लिखा जाएगा, -Q है तो -Q ही यहां पर लिखा जाएगा। एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में भी हम चार्ज को साइन के साथ लिखते हैं। अब इस -Q की P से डिस्टेंस क्या है, तो P से डिस्टेंस मान लो ये है, और इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R1, तो यहां पर डिस्टेंस हमने लिख दी R1। और ऐसे ही K, अब ये हमारे पास +Q चार्ज है, यहां पर हमने लिख दिया, और +Q की P से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने ले लिया R2, तो यहां पर ये R2 हो गया। अब एक तरीके से ये डेरिवेशन आपने इतना कर लिया तो आधा काम हो गया हमारा। केवल और केवल आपको R1 व R2 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है।
तो R1 व R2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन को यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो भी हमारे पास क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ये हमारे पास डिस्टेंस रहती है a और ये डिस्टेंस भी हमारे पास रहेगी a। अगर मैं इसके कंपोनेंट लूँ, a है ये थीटा है, तो ये हमारे पास होगा a कोस थीटा। अब अगर हम सिमेट्री से देखें, जो R1 की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी R प्लस a कोस थीटा, यानी आपको R1 की जगह लिखना है R प्लस a कोस थीटा। और R2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देंगे। अगर ये a है, ये थीटा है, तो ये होगा a कोस थीटा, ये वाली लेंथ है वो a कोस थीटा होगी। अब ये टोटल हमारे पास R है, इसमें से अगर मैं a कोस थीटा को माइनस कर दूं तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो बचेगा R माइनस a कोस थीटा। अब दोनों वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये रहेगा। साथ में कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले के क्यू को हमने कॉमन ले लिया, तो ये रहेगा -1/R1 प्लस 1/R2। अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये रहेगा के क्यू -1/R1 की जगह रखेंगे R प्लस a कोस थीटा प्लस R2 की जगह रख देंगे R माइनस a कोस थीटा। अब हम इसमें अगर एलसीएम लेना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, के क्यू तो हमारा बाहर ही पड़ा है, यहाँ पर अगर एलसीएम लूँ तो ये होगा R प्लस a कोस थीटा R माइनस a कोस थीटा। अब इसका अगर मैं डिवीजन करूं तो मेरे पास R माइनस a कोस थीटा बचेगा और उसको -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा -R प्लस a कोस थीटा। ऐसे ही R माइनस a कोस थीटा का अगर मैं डिवीजन करूं तो मेरे पास बचेगा R प्लस a कोस थीटा और उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा R प्लस a कोस थीटा। अब -R से +R कैंसिल, a कोस थीटा और a कोस थीटा ये हमारा बन जाएगा 2a कोस थीटा। अब ये हमारे पास एक a प्लस बी और a माइनस बी, जब a प्लस बी और a माइनस बी होगा तो हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में Q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह P लिख देंगे, कोस थीटा है। चूंकि हम डाइपोल में डिस्टेंस हमारी 2a ये कम ही होती है और उसका स्क्वायर करोगे तो ये डिस्टेंस और कम हो जाएगी, तो a स्क्वायर की जो वैल्यू है लगभग हम 0 कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास ये बचेगा R स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा डाइपोल के कारण। अब उसकी एक्सियल कंडीशन के लिए थीटा 0 रखेंगे। अगर मैं इस थीटा को 0 करूं तो यही पॉइंट P आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी एक्सियल कंडीशन आ जाएगी, अक्षीय स्थिति आ जाएगी। और यही अगर मैं थीटा 90 करूं तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पहुंचेगा तो ये इक्वेटोरियल वाली स्थिति आ जाएगी, निरक्षीय स्थिति आ जाएगी। तो थीटा 0 करूंगा तो कोस 0 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा KP/R स्क्वायर। एक्सियल या अक्षीय स्थिति पर जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो KP/R स्क्वायर मिलेगा। लेकिन इक्वेटोरियल कंडीशन में थीटा जैसे ही 90 रखूंगा कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस डेरिवेशन के पूछे जाने की बिल्कुल संभावना बनती है इस बार। अब हम इससे अगले डेरिवेशन पर चलें तो हमारे पास एक है कि 3 चार्ज सिस्टम है, उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है। कोई 3 चार्ज का सिस्टम है, उसकी स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है। तो पूछा जाता है, पिछली साल इसको पूछा गया था, तो इस बार पूछने की संभावना इसकी बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास A, ये हो गया B, ये हो गया C। मान लेते हैं ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3। डिस्टेंस आप कोई सी भी लो। अब 3 चार्ज सिस्टम बनाना है तो आपको सबसे पहले 3 चार्ज को पहले A पर लाना है, दूसरे चार्ज को B पर लाना है, तीसरे चार्ज को हमको C पर लाना है। तो सबसे पहले मैं चार्ज Q1 को यहाँ से, और लाना कहाँ से है, हमेशा
इंफिनिटी से। अनंत से हम किसी चार्ज को पॉइंट ए तक लाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट में Q1 से अनंत, जब ये चार्ज Q1 से, जो Q1 है वो इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक आएगा, तो Q1 को इन्फिनिटी से ए तक, इसको इन्फिनिटी से जब मैं इस चार्ज Q1 को यहां पर लाऊंगा, इस लोकेशन पर आऊंगा, तो हम देख रहे हैं कि बी और सी पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसका अपोज करने वाला कोई भी यहां पर नहीं है, तो यहां पर जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि मेरे को एक चार्ज Q2 है जो इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक आपको लाना है। अब आप देख रहे हो जैसे मैं इस Q2 को यहां पर लाऊंगा, इसका अपोज करने वाला यहां पर Q1 है, तो अब हमको वर्क करना पड़ेगा। अब Q2 को इन्फिनिटी से बी तक लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। अब वो वर्क कितना करना पड़ेगा, W2 से लिख लेंगे, और इसका फॉर्मूला चार्ज तो खुद का, अगर मैं चार्ज Q2 को ला रहा हूं तो यहां पर Q2 लिख दिया, और पोटेंशियल हमेशा दूसरों का, विभव हमेशा दूसरों का, इसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल लिखना है। अब ये रहा Q2, अब इस पॉइंट पर V1 लिखा है, तो यानी फर्स्ट पॉइंट का यहां पर पोटेंशियल आपको यहां पर लिखना है। तो फॉर्मूला पोटेंशियल का क्या होता है, KQ/R। तो ये चार्ज है Q1 और इसकी डिस्टेंस जो है वो है R1, तो KQ1/R1 यहां पर लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा KQ1 Q2/R1। अब हमारे पास लास्ट फाइनल है कि मैं Q3 को पॉइंट C यहां तक लेके आऊं, Q3 को, तो नंबर 3 स्टेप में Q3 को इन्फिनिटी से पॉइंट C तक अगर लाऊं, तो अब इसका अपोज करने वाले दो जने हैं, Q1 भी अपोज करेगा और Q2 भी अपोज करेगा। तो यहां पर जो वर्क लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा Q3, यहां लिख दूंगा V1 + V2, यानी Q1 भी अपोज करेगा और Q2 भी अपोज करेगा, तो यहां पर हो जाएगा Q3। अब सबसे पहले इसी पॉइंट पर अगर आपको देखना है तो देखो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल देखो, तो KQ1/R3, चार्ज तो Q1 है और डिस्टेंस उसकी जो है वो R3 है, तो यहां लिखा जाएगा KQ1/R3 प्लस, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है इस पॉइंट की वजह से, तो यहां चार्ज है Q2 और डिस्टेंस है R2, तो ये लिखा जाएगा KQ2/R2। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा जो वर्क डन आएगा KQ1 Q3/R3 प्लस KQ2 Q3/R2। अब टोटल वर्क के लिए हम इन तीनों वर्क डन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जैसे हम तीनों को ऐड करेंगे टोटल 0 + KQ1 Q2/R1, KQ1 Q3/R3, KQ2 Q3/R2। ये जो हमारा वर्क डन होगा वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये वर्क डन है वो आपका स्टोर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर Q1 है, Q2 है, डिस्टेंस R1 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी KQ1 Q2/R1 प्लस, फिर इन दोनों को देख लेंगे, ये दो चार्ज हमारे पास Q2 और Q3 है, तो KQ2 Q3, और ये जो डिस्टेंस हमारी रहेगी वो हमारी R2 रहेगी, तो यहाँ पर R2 को लिख दिया। अब हमारे पास ये दो चार्ज बचे हैं Q1 और Q3 वाले, तो KQ1 Q3/R3 जो हमने डेराइव किया था, डेरिवेशन किया था, उसके अंदर जब तीनों को ऐड करोगे तो ये रिजल्ट हमको मिलने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपको कैपेसिटेंस निकालना है, उसकी धारिता निकालनी है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र में सबसे पहले आपको दो प्लेट बनानी है इस तरीके से, सेकंड प्लेट को आपको इस तरीके से अर्थिंग दिखाना है, यहां पर
प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, तो इन साइड में यहाँ पर आप प्लस चार्ज दिखा दोगे और इस साइड में माइनस दिखा दोगे। मान लो प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है और प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी है। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेटों के बीच में, यहाँ पर प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है कितना है, वो आपको लिखना है। तो हमारे पास दो प्लेट हैं, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। इस पर चार्ज क्यू माइनस क्यू, अगर मैं इसकी चार्ज डेंसिटी देखूं तो सिग्मा और इसकी हो जाएगी माइनस सिग्मा, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। और हमें पता है कि एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर दो प्लेट है तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बीच में ऐड होता है, तो दोनों को इस हिसाब से ऐड कर लेंगे। अब जब दोनों हाफ और हाफ ऐड हो जाएंगे तो पूरा 1 हो जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, जिसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, इस सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, और एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। E को लिखने के बाद हमें दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, V इक्वल टू ई डी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला लिखते हैं V अपॉन डी, वोल्ट अपॉन मीटर, तो V इक्वल टू ई इंटू डी, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। E की वैल्यू हमारे पास पड़ी है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, D की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे D। अब ये आने के बाद आपको निकालना है C, कैपेसिटेंस निकालना है, और कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा Q अपॉन V, तो Q की जगह Q और V की जगह ये वैल्यू हमने रख दी Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम धारिता निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं। टोटल 3 ही पॉइंट है, E, V और C। अगर सीधा सीधा 2 नंबर के अंदर इसको पूछा जाता है तो हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं, आपको E निकालना, फिर V निकालना और फिर C निकालना है, ठीक है। तो 3 स्टेप में ये पूरा हो जाता है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना इस बार बनती है कि किसी भी ऐसी सर्किट में आपको एवरेज पावर निकालनी है, और साथ में इसका न्यूमेरिकल भी आपके पास अटैच होगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इसके साथ में। तो किसी भी ऐसी सर्किट में पावर को कैसे निकाला जाता है, और वो भी एवरेज पावर, किसी भी प्रत्यावर्ती जो आपका परिपथ होगा उसके अंदर औसत शक्ति का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो जो शक्ति का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI, और जब भी हमारे पास AC सर्किट होगा तो हमेशा जो वोल्टेज होगा वो AC सोर्स होगा, तो उसको लिखा जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की जगह लिखा जाएगा I नॉट साइन। अब देखो, अगर रेजिस्टेंस होगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ओमेगा टी, और यहाँ पर अगर इंडक्टर होगा तो मैं लिखता हूँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और यहीं पर अगर कैपेसिटर होगा तो मैं लिखूंगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब हर बार वैल्यू चेंज हो रही है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे ओमेगा टी माइनस फाई, और फाई हमारा यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस, जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पाई बाई 2 भी हो सकती है और माइनस पाई बाई 2 भी हो सकती है। तो हमारे पास ये RLC तीनों सर्किट का करंट हम अगर फाई लिखेंगे तो एक साथ निकाल पाएंगे, और तीनों का एक साथ हम एवरेज पावर इसके अंदर निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, P इक्वल टू वी नोट और आई नोट, इन दोनों को पास में लिख दिया, हमारे पास साइन ओमेगा टी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है साइन A माइनस बी का, मैथमेटिक्स के अंदर एक फॉर्मूला है साइन A माइनस बी को कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा साइन A तो ओमेगा टी, फिर लिखा जाएगा कोस B, तो कोस B की जगह है यहाँ पर फाई, माइनस कोस A यहाँ पर लिखा जाएगा ओमेगा टी, और साइन B यानी फाई आपके पास लिखा जाएगा। अब इस पूरी चीज को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये P इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V नोट आई नोट। अगर मैं इस साइन ओमेगा टी को इस साइन ओमेगा टी कोस फाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में रहेगा कोस फाई, माइनस
उसके बाद में वापस से इसी पूरी चीज को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहेगा वी नोट आई नोट, यहां पर हमारे पास है साइन ओमेगा टी, और साथ में हमारे पास यहां पर रहेगा कोस ओमेगा टी साइन फाइव। अब ये तो हमारे पास तात्क्षणिक शक्ति है, इंस्टेंटेनियस पावर आई। अब हमें इसका लेना है एवरेज। अब हम इसका एवरेज लेने के लिए हम इस तरीके का एक साइन बना देते हैं एवरेज का। तो इस तरीके से एवरेज का हमारे पास साइन बन गया। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा पी एवरेज इक्वल टू पी एवरेज, जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेंगे, जैसे वी नोट आई नोट कोस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है एक कंप्लीट साइकिल में वो होता है 1/2, यानी इसकी जगह लिख देंगे 1/2 माइनस साइन इंटू कोस का जो एवरेज होता है वो हमारे लिए 0 होता है। तो ये 0 होगा तो पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से हम पी एवरेज को अगर निकालें तो ये हो जाएगा वी नोट आई नोट बाई 2 और साथ में रहेगा कोस 5। अब इसको थोड़ा जैसे यहाँ 2 लिख रखा है तो यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको लिखूं वी नोट बाई √2 आई नोट बाई √2 और साथ में रहेगा कोस 5, तो ये हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू रहेगी, ये हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू रहेगी। तो हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कोस 5। तो ये एंड रिजल्ट मिलेगा। तो किसी भी ऐसी सर्किट में जो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला निकलेगा वी आर एम एस आई आर एम एस कोस 5, इस कोस 5 को पावर फैक्टर भी बोला जाता है। तो हमने पार्ट 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लिए, पार्ट फर्स्ट में भी हमने किए थे। तो मेरे हिसाब से जितना सफिशिएंट मेरे को लगा, जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं वो हमने सब कवर किए हैं। इन फ्यूचर अगर और भी ज़रूरत पड़ी कि भाई ये टॉपिक इस टॉपिक में से मेरे को समझ में नहीं आया, तो हम एक पार्ट और भी ला सकते हैं और आपको बिल्कुल पूरा एकदम सोल्व करके डेरिवेशन बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।